हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। देखिए, अगर आप सीटेट जनवरी 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो आप यकीन मानिए इससे बेस्ट और ऑथेंटिक मटेरियल आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आप एक बार वीडियो को कंप्लीट देखिए और खुद से डिसाइड कीजिए कि जो चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो बेस्ट है या नहीं है। बाकी मैं तो आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा ही कि कहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से उनको टैकल करना है और किस तरह से आप एग्जाम के अंदर मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो स्कोर कर पाएंगे। तो इसलिए अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लें। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कोई इश्यू है, अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी एप्लीकेशन फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का जो हमारा सेशन है ये आपकी हिस्ट्री की क्लास नंबर 4 है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं भोजन संग्रह से उत्पादन तक। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो आदि मानव थे यानी जो पहले के लोग थे वो भोजन को संग्रह करते थे, आखेटक थे वो लोग यानी कि शिकारी थे। तो आज हम पढ़ेंगे कि वो शिकारी के बाद आगे कैसे बढ़े, यानी कि उन्होंने भोजन को संग्रह करने के बजाय भोजन का उत्पादन कैसे स्टार्ट किया। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में देखने वाले हैं। आपको यकीन दिलाता हूँ इनसे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप चाहे किसी भी एग्जाम को देना, इनसे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। हम 6th क्लास से लेकर आपकी 12th क्लास तक की जो एनसीईआरटी है उसको एकदम बेस्ट तरीके से करवाएंगे। इसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फैक्ट होते हैं उनको भी मैं इंक्लूड करूँगा। तो आप निश्चिंत रहिए, सिर्फ और सिर्फ आराम से क्लासेस को देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके प्लीज़ बताइए कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं और भी ज़्यादा अच्छे से अच्छा मटेरियल आपके लिए लेकर आ सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भोजन संग्रह की तो हम बात कर चुके हैं, यानी कि वो संग्राहक थे, आखेटक थे। अब बात आती है उनके उत्पादन की। भाई उत्पादन तब होगा तो वो खेती करेंगे, और अगर खेती करेंगे तो साथ में पशुपालन तो आएगा ही आएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे दुनिया की जलवायु बदलती रही वैसे ही वे लोग भी बदले, यानी कि जो आखेटक थे ना वो लोग भी बदले। और जो पशुओं और वनस्पतियों का प्रयोग भोजन के रूप में करते थे, यानी पहले ये लोग इनको खाते थे और अब इनका उत्पादन भी करने लगे। इन लोगों का ध्यान बाकी बातों पर जाने लगा, जैसे कि खाने योग्य वनस्पति कहाँ कहाँ मिल सकती है, बीज कैसे अपने डंठल से टूट कर गिरते हैं, या गिरे हुए बीजों का अंकुरण कैसे होता है और फिर उनसे जो पौधा है वो कैसे निकलता है, किस तरह से निकलता है। इनका ध्यान इन सब बातों पर जाने लगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस तरह उन्होंने पौधों की देखभाल शुरू कर दी होगी, चिड़िया और जानवरों से पौधों की सुरक्षा की होगी ताकि वे ठीक से बढ़ सकें और उनके बीज पक सकें। देखिए, ये एकदम बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठेंगे ना तब आपको इनकी वैल्यू पता चलेगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इन क्लासेस को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ये आपका जस्ट एकदम बेस है। और यहाँ से इतनी ज़्यादा चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं, आप यकीन नहीं करोगे। जैसे कल की हमारी क्लास थी, वहाँ से एक क्वेश्चन आपका सीटेट में अभी जस्ट पूछा गया था। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इनको आराम से रेगुलर देखिए। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इस प्रकार क्या बन गए, वो धीरे धीरे कृषक बन गए। चीज को आप याद रखना। सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया गया था वो कौन था, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। ठीक है, कुत्ते का जंगली पूर्वज आपको याद रखना है। धीरे धीरे लोग भेड़ बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों में पालने लगे। इस तरह से वो धीरे धीरे क्या बन गए, पशुपालक बन गए, यानी कि पशुओं को पालने वाले बन गए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात आती है बसने की प्रक्रिया, यानी कि अब तक क्या करते थे वो लोग, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। क्यों, हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि वो लोग क्या करते थे, मौसम के अनुसार एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। तो जानवर दूसरी जगह चले जाते थे तो उनके पीछे पीछे जाते थे, क्योंकि उनका शिकार करना होता था। पानी की खोज में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अब बात आती है बसने की प्रक्रिया, यानी कि लगातार उन्होंने एक जगह पर रहना कब स्टार्ट किया। तो देखिए,
बसने की प्रक्रिया लगभग 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। आपको याद रखना है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो बसने की प्रक्रिया है कब स्टार्ट हुई थी? लगभग 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को क्या बोला गया है? बसने की प्रक्रिया बोला गया है। यानी कि आपकी खेती का आरंभ और जानवरों को पालना यानी कि पशुपालन करना, इन दोनों चीजों को बोला गया है बसने की प्रक्रिया। ठीक है। अपनाए गए पौधों व जानवर अक्सर कैसे होते थे? जंगली पौधों और जानवरों से भिन्न होते थे। कैसे होते थे? जंगली पौधों व जानवरों से अलग होते थे, कुछ हटकर होते थे। जैसे कि ऐसे पौधों और जानवरों को चुनते थे जिनमें बीमार होने की संभावना क्या हो? बहुत ही कम हो, ताकि उन्हें प्रॉब्लम ना आए। जिनकी मजबूत डंठलें हों, ताकि ताकि जो पौधे का भार है ना उसको वो सहन कर सकें। तो इसलिए उनकी जो डंठलें हैं वो कैसी होनी चाहिए? मजबूत होनी चाहिए। ऐसे जानवरों को चुनते जो कैसे हो? हिंसक न हो। ठीक है, हिंसक न हो। ठीक है। जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के जो दांत होते हैं और सींग होते हैं वो कैसे होते हैं? आपके छोटे होते हैं। आपको याद रखना है भाई। आगे चलते हैं। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में कौन कौन सी हैं? आपकी गेहूं तथा जौ आते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद क्या आता है? आपकी भेड़ और बकरी आती हैं। यानी कि सबसे पहले कुत्ते का जो जंगली पूर्वज था वो आया, उसके बाद क्या आए? आपके भेड़ और बकरी। और अगर आपसे फसल पूछी जाती है तो क्या होगी? आपके गेहूं तथा जौ। और ये तो हम कल की क्लास में भी पढ़ चुके हैं। अब कौन सी थी फसल? गेहूं तथा जौ। आगे देखते हैं। पशुपालन एक तरह से भोजन भंडारण का ही एक तरीका है, क्योंकि इनसे हमें दूध, मांस आदि प्राप्त होता है, जो क्या है? भोजन का एक प्रमुख या अच्छा स्रोत है। आगे चलते हैं। पुरातत्ववादी को विभिन्न स्थानों से अनाज व हड्डियों के अवशेष मिले हैं। तो आपको ये याद रखना है कि ये अवशेष कहाँ से मिले हैं। देखिए देखिए, ये जो टेबल है ना, ये आपको 100% याद रखनी है और यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप इसको याद रखना। देखिए, आप एक साइड दिया गया है अनाज और हड्डियां और एक साइड है आपके पुरास्थल। तो अगर आपसे पूछा जाता है गेहूं, जौ, भेड़, बकरी और मवेशी, तो अगर ये पूछा जाता है तो ये कहाँ पर है? आपके मेहरगढ़। और मेहरगढ़ कहाँ पर पड़ता है? फिलहाल में आधुनिक पाकिस्तान के अंदर। तो आपको याद रखना है, अगर मेहरगढ़ से पूछा जाता है तो गेहूं, जौ, भेड़, बकरी और मवेशी। ठीक है। चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े, ये है आपके कोल्डी हवा। और ये कहाँ पर पड़ता है? आपका उत्तर प्रदेश के अंदर, यानी कि आधुनिक उत्तर प्रदेश में। वर्तमान में कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर आपसे पूछा जाता है चावल, मवेशी और मिट्टी पर खुरों के निशान, ये याद रखना आप, मिट्टी पर खुरों के निशान, तो आप कहां पर जाएंगे? महागढ़ा। और ये भी कहां पे है? आपका आधुनिक उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है। अगर आपसे गेहूं और दलहन दोनों साथ में पूछे जाते हैं तो आप जाएंगे कहां पे? गुफक्राल। और जो कहां पे है? आधुनिक कश्मीर के अंदर। ठीक है। अगर आपसे गेहूं और दलहन साथ में कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़ और बकरी, अगर सारी चीजें पूछी जाती हैं तो आप जाएंगे बुर्जहोम। और बुर्जहोम कहां पर पड़ता है? आपका कश्मीर के अंदर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे गेहूं, हरे चने, जौ, भैंस और बैल, अगर ये आपसे पूछे जाते हैं तो आप चिरांद में जाएंगे। और चिरांद भी कहां पर पड़ता है? आपका आधुनिक बिहार के अंदर। याद रखना भाई। आगे है आपका ज्वार बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सुअर, अगर आपसे पूछा जाता है तो आप जाएंगे हल्लूर, यानी कि आधुनिक आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है। अगर आपसे काला चना पूछा जाता है, देखिए कुछ चीजें तो कॉमन है, तो जो अलग है ना वो आपसे पूछी जाएंगी। कॉमन वाली चीजें फिर भी नहीं पूछी जाएंगी, या फिर पूछी जाती हैं तो कंप्लीटली काफी चीजें एक साथ ग्रुप में पूछी जाएंगी। ठीक है। तो जैसे अगर आपसे काला चना पूछा जाता है तो कहां पर जाएंगे आप? पय्यमपल्ली। और ये कहां पर है? आपका आधुनिक आंध्र प्रदेश के अंदर। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है, बार बार इनको रिवाइज करना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं स्थायी जीवन की ओर, कि जो पुरातत्वविद हैं उनको स्थायी जीवन के जो अवशेष हैं वो कहां से मिले हैं। देखिए, बात करते हैं। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों और घरों के जो निशान मिले हैं ना वो मिले हैं आपके बुरजोम में। और बुरजोम हमने जस्ट अभी पढ़ा कहां पर है? आपका कश्मीर के अंदर। ठीक है। ये लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें क्या बोला जाता था? गर्तवास। गर्त, गर्त यानी गड्ढा, तो गर्तवास कहा जाता था गड्ढे के नीचे बनाए गए घरों को। और ये कहां पर बनाए जाते थे? आपके कश्मीर के अंदर। ठीक है। इनमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। इससे उन्हें ठंड के मौसम में क्या मिलती थी? भाई सुरक्षा मिलती थी। सीधा और सिंपल सा है। झोपड़ियों के अंदर व बाहर दोनों जगह आग जलाने की जगह मिली है, याद रखना भाई।
आपसे पूछा जा सकता है झोपड़ियों के अंदर व बाहर दोनों जगह आग जलाने की जो जगह है ना वो किस पुरा स्थल से मिली है। तो आपको बताना है कहाँ पर, बुर्ज होम, और जो कहाँ पे पड़ता है आपका कश्मीर के अंदर। और जहाँ क्या करते थे ये लोग, खाना पकाते होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कई जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं, और जो कैसे थे, आपके जो पूरा पाषाणकालीन औजार थे ना, जो उपकरण थे ना, उनसे अलग थे ये। जैसे धार वाले औजार जिन्हें और अधिक पैना करने के लिए क्या की गई थी, उन पर पालिश चढ़ाई गई थी। ओखली व मुसल के अवशेष भी मिले हैं, और ओखली और मुसल का यूज किसके लिए होता है, हम लोग आज भी करते हैं, अनाज को पीसने के लिए करते हैं ना। जैसे जब हमें खिचड़ी बनानी होती है तो क्या करते हैं, हम बाजरे को कूटते हैं, तो किससे, ओखली व मुसल से। तो आज के समय में भी हम इनका यूज करते हैं, और इसलिए ही जो ये काल है ना, इनको बोला गया था ये नवपाषाण युग है। ठीक है, यानी कि नया वाला, क्योंकि आज भी हम इन चीजों का यूज कर रहे हैं। आगे देखिए, हड्डियों से बने औजार और मिट्टी के अलंकृत बर्तन, यानी कि बर्तन आपके मिट्टी के हैं लेकिन उन पर क्या किया गया है, अलंकृत किया गया है, उनको सजाया गया है, जिनका प्रयोग खाना खाने के लिए होता था। ठीक है, गेहूं, चावल, दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके थे, और लोग अब कपड़े भी बुनने लगे, यानी कि कपास के पौधे भी उगाए जाने लगे। और ये सारी चीजें किसके बारे में बात हो रही है, आपके नवपाषाण युग के बारे में। यानी अगर आपसे इनमें से पूछा जाता है ना, तो ये सारे की सारी चीजें आपके नवपाषाण युग से रिलेटेड है, याद रखना आप। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जनजातियों के उदय के बारे में देखते हैं कि जनजातियां क्या होती हैं, उनका उदय कैसे हुआ। तो देखिए, प्राय जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं। ज्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते हैं, और इस तरह से परिवारों का एक समूह मिलकर क्या बनाता है, जनजाति का निर्माण करता है। और आज भी ऐसा ही है, ये लोग अपना जो परिवार होता है ना, उसी के अंदर ये लोग सीमित होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इनमें महिलाएं खेती का सारा काम करती हैं। और देखिए, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, महिलाओं का काम क्या था, पुरुषों का काम क्या था, और बच्चों का काम क्या था। ये तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से आपसे स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा सकता है। तो देखिए आप, महिलाएं खेती का सारा काम करती थी, जैसे जमीन तैयार कर बीज बोना, फसल का काटना, यानी कि बीज बोने से लेकर और फसल काटने तक का जो काम होता था ना, वो महिलाओं का होता था। अनाज को कूटना और पीसना, तो ये सारा काम किसका था, महिलाओं का काम था, याद रखना, पुरुषों का काम नहीं था ये। आगे देखिए, बच्चे पौधों की देखभाल करते थे, और चिड़िया व जानवरों को दूर भगाते थे, ताकि वे पौधों व फसल को नुकसान न पहुंचाएं। तो ये थे बच्चों के काम। अब आते हैं पुरुषों के काम पर। तो देखिए, पुरुष आमतौर पर पशुओं के बड़े बड़े झुंडों को चराते थे। याद रखना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब पशुओं के जो बड़े झुंड हैं उनको चराने का काम कौन करता था, पुरुष करते थे। लेकिन अगर छोटे झुंडों के बारे में पूछा जाए ना, तो इनको चराते थे बच्चे। ये भी आप याद रखना। पौधों की देखभाल करते थे, जानवरों को भगाते थे ताकि फसल को नुकसान न पहुंचे, और जो जानवरों का, जो पशुओं का जो छोटा झुंड है ना, उसको चराने का काम भी करते थे छोटे बच्चे। और देखिए, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वे कौन से ऐसे काम थे जो स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर करते थे। तो वो सारे काम मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, जानवरों की सफाई करना, दूध निकालने का काम, बर्तन बनाने का काम, टोकरियां बुनने का काम, औजार व झोपड़ियां बनाने का काम, ये सारे वो काम थे जो स्त्री और पुरुष दोनों ही मिलकर करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। गाना, नाच और घरों की सजावट भी इनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा था। याद रखना भैया, अनुभवी वृद्ध व्यक्ति, नौजवान योद्धा या फिर किसी पुरोहित को नेता मान लिया जाता था। अब देखिए कितनी अच्छी समानता थी उस समय। ऐसा नहीं था कि भाई कोई अगर बड़ा है ना, या जो एज में बड़ा है वही नेता बनेगा, ऐसा कुछ नहीं था। किसको बनाते थे, देखिए आप, अनुभवी व्यक्ति, यानी उसको अनुभव होना चाहिए, या कोई नौजवान योद्धा जो काम आए सही समय पर, या फिर किसी पुरोहित को, उसको भी क्या होता है, आपका ज्ञान होता है। तो ऐसे लोग को ही नेता चुनते थे, एज का कोई मैटर नहीं था। और आगे देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लोग महिलाओं को भी सम्मान देते थे। उनके ज्ञान और अनुभव के लिए विशेष सम्मान मिलता था, किसको, महिलाओं को। याद रखना भाई, आगे चलते हैं। जमीन, जंगल, घास के मैदान व पानी पूरे कुनबे की संपत्ति होती थी। अब कुनबा आप समझते होंगे, अगर आप गांव से तो आप 100% समझते होंगे। कुनबा बोलते हैं ना, ये हमारा कुनबा, हम लोग कुनबा बोल देते हैं। तो कुनबे की संपत्ति मानी जाती थी, यानी कि सभी एक साथ उसका प्रयोग करते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अमीर व गरीब के बीच कोई अंतर नहीं होता था, यानी कि सारी की सारी अच्छी चीजें होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है मेहरगढ़ की। हमने जस्ट अभी पढ़ा था मेहरगढ़ कहां पर है,
आपका आधुनिक पाकिस्तान के अंदर। हमने जस्ट अभी पीछे पढ़ा था और वहां से क्या क्या चीजें मिली थी वो भी हमने पढ़ी थी। गेहूं, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी, ये पांचों कहां पर थे? आपके मेहरगढ़ पाकिस्तान के अंदर। तो देखिए अब इसका और थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं। वर्तमान में यह आधुनिक पाकिस्तान के अंदर है। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास, किस दर्रे के पास? बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। यहाँ स्त्री व पुरुष ने सबसे पहले जौ व गेहूं उगाना और भेड़ बकरियों को पालना सीखा था। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, हमें पता है सबसे पहले क्या उगाए गए थे? जौ और गेहूं, और इनको उगाना कहां पर सीखा गया? आपका मेहरगढ़ पाकिस्तान के अंदर। और भेड़ बकरियों को पालना भी कहां पे सीखा? मेहरगढ़ पाकिस्तान में। यहाँ खुदाई के सबसे पहले सत्रों से हिरण व सुअर की हड्डियां मिली हैं। देखिए सर ये होते हैं, जैसे नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर आपका एक मिट्टी का टिब्बा बन गया बहुत बड़ा। अब नॉर्मल सी बात है, इसमें क्या होगा? एक सतर आपका ये हो गया, एक सतर आपका ये हो गया, और एक सतर मान लीजिए आपका ये हो गया। यानी कि जैसे जैसे लोग रहने लगे ना, तो कूड़ा कचरा जो भी चीजें थी या उनके घर हैं वो टूटे, तो वो मलबा एक साथ जमा होता रहा। और धीरे धीरे जब आगे लोग आए तो इसी के ऊपर क्या किया? दूसरा घर बना लिया, उसके ऊपर फिर ऐसे बनने लगा। तो इस तरह से इनको सतर बोलते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है किस सतर के अंदर कौन सी चीजें मिली थी। जब पुरातत्वविद थे उन्होंने उसको खोदा था, खुदाई की थी। तो देखिए यहाँ खुदाई के सबसे पहले सत्रों से हिरण व सुअर की हड्डियां मिली, यानी कि सबसे नीचे वाले स्तर से क्या मिली है? हिरण व सुअर की हड्डियां। बाद के सत्रों से भेड़ बकरियों की हड्डियां मिली हैं, यानी कि इन वाले सत्रों से क्या मिली है? भेड़ व बकरियों की हड्डियां। और सबसे ऊपर के सत्रों में मवेशियों की हड्डियां मिली हैं, यानी कि सबसे ऊपर। यानी कहने का मतलब क्या है? पुरा पाषाण से हम किसकी तरफ बढ़ते आ रहे हैं? नव पाषाण की तरफ। पहले क्या करते थे ये लोग? शिकार करते थे, इसलिए हिरण व सुअर की हड्डियां मिली। जैसे जैसे आगे आए ये भेड़ बकरियों की हड्डियां, क्योंकि उनको भी ये खाने लगे थे, उनकी यहाँ मिली हड्डियां। और उससे ऊपर यानी कि अब ये लोग क्या करने लगे थे? मवेशियों का पालन पोषण करने लगे थे, जैसे भेड़ बकरियां, भैंस, गाय, इन सब चीजों का। तो सबसे ऊपर का जो सतर है वहां पर मिली थी इनकी हड्डियां। अब आप समझ गए होंगे, ठीक है? यानी कि ये लोग मवेशियों को पालने लगे थे और इसलिए ही सबसे ऊपर मिले हैं इनकी हड्डियां। याद रखना भैया आप ये, ठीक है? आगे चलते हैं। मेहरगढ़ में चौकोर व आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। चौकोर व आयताकार घरों के अवशेष कहां पर मिले हैं? आपके मेहरगढ़ पाकिस्तान के अंदर। आपको याद रखना है ये। आगे चलते हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे, यानी कि चीजों को इकट्ठा किया जाता होगा, जैसे अनाज को रख दिया, ठीक है? भेड़ बकरी हैं उनको रखते होंगे, तो एक तरह से वो भंडारण के काम आते थे। लोग मृतक के साथ कब्र में सामान भी रखते थे, और इसके अवशेष भी आपको कहां पर मिले हैं? मेहरगढ़ पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि इनका मानना था कि मृत्यु के बाद भी क्या होता है? जीवन होता है। कि एक ऐसी कब्र भी मिली है जिसमें व्यक्ति के साथ बकरी को दफनाया गया है, यानी कि व्यक्ति के साथ बकरी को दफनाने के अवशेष आपको कहां पर मिले हैं? मेहरगढ़ पाकिस्तान के अंदर, ठीक है? और शायद इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा, ये इन्होंने लॉजिक दिया है, ठीक है? बकरी को व्यक्ति के साथ दफनाने के अवशेष आपके कहां पर मिले हैं? मेहरगढ़ पाकिस्तान के अंदर, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब आ जाती है दाऊजली हेडिंग। ये आपका कहां पर पड़ता है? यह पुरास्थल चीन व म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र जो घाटी है ना, उसकी एक पहाड़ी पर स्थित है। और यहां से आपको कौन कौन से अवशेष मिले हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। खरल व मुसल के पत्थर कहां पर मिले हैं? दाऊजली हेडिंग के अंदर। कहां पे? दाऊजली हेडिंग, ठीक है? आपसे जेडाइड पत्थर पूछा जाता है, तो ये भी आपको कहां पर मिला? दाऊजली हेडिंग में। क्या मिला है? दाऊजली हेडिंग में जेडाइड पत्थर। और अगर आपसे पूछा जाता है अति प्राचीन लकड़ी जिसे बोला गया काष्ठासम, तो सख्त होकर पत्थर बन गई है, से बने औजार व बर्तन आपको कहां पर मिले हैं? दाऊजली हेडिंग से। तो ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ टीचिंग एग्जाम नहीं, ये आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को देना ना, ये चीजें ही आपके सामने आएंगी घूम फिर कर। याद रखनी है आपको, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है चताल युग की। ये भी एक पुरास्थल है, और ये कहां पे स्थित है? ये आपका तुर्की के अंदर है। और कब का है? ये नवपाषाण युग का है। ये चताल युग पुरास्थल कहां पर पड़ता है? आपका तुर्की के अंदर, और नवपाषाण काल का है ये भाई। यहां पर दूर दराज से लाए गए सीरिया के चकमक पत्थर, कहां के? सीरिया के चकमक पत्थर, लाल सागर की कोड़ियां, भूमध्य सागर की सीपियां आदि मिलती हैं। कहां पर? आपके चताल युग पुरास्थल के अंदर। क्या क्या चीजें?
सीरिया के चकमक पत्थर, लाल सागर की कोड़ियां और भूमध्य सागर की सीपियां, ये सभी मिलेंगे आपको चतालहयुग पुरास्थल में, जो कहाँ पर है आपका तुर्की में, और नवपाषाण युग का है। ये सारी की सारी चीजें आपको बार बार रिवाइज करनी है, ठीक है।